19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में फ्रेंच राइटर बॉल्जैक द ह्यूमन कॉमेडी नाम की एक फिक्शनल सीरीज लिखते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा नॉवेल्स होते हैं। यस, 100 से ज़्यादा। ये सीरीज इतनी लंबी इसलिए होती है क्योंकि बॉल्जैक अपने समय की फ्रेंच सोसाइटी का एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनाना चाहते थे, इसलिए वो नेपोलियन के बाद के ऑलमोस्ट 35 ईयर्स को ईयर बाय ईयर कवर करते हैं। बॉल्जैक की इस सीरीज से आगे चलकर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट लिखने वाले मार्क्स और एंगल्स भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इनफैक्ट एंगल्स तो यहाँ तक लिखते हैं कि इस सीरीज से उन्हें जितना फ्रेंच इकोनॉमी का डिटेल मिला उतना सारे हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट मिलकर भी नहीं दे पाए। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में प्रेमचंद भी इंडियन लिटरेचर में इसी तरह की रियलिज्म की शुरुआत करते हैं। अपने 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज और दर्जनों नॉवेल्स से प्रेमचंद अपने वक्त की इंडियन सोसाइटी का काफ़ी डिटेल्ड पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर राइटर की तरह प्रेमचंद भी रियलिज्म की सेंट्रल प्रॉब्लम से बच नहीं पाते, क्योंकि सभी प्रिविलेज्ड कास्ट के लोगों की तरह वो भी बिगिनिंग में तिलक और स्पेशली गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इस वजह से उनकी शुरू की कहानियों में विलन मेनली कॉलोनियलिज्म होता है, जो गांव के किसान और मजदूर यानी बैकवर्ड कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन करता है। इन कहानियों में प्रेमचंद दिखाते हैं कि जमींदार यानी लैंडलॉर्ड्स इनहेरेंटली बुरे नहीं होते, वो कॉलोनियलिज्म की वजह से मजबूर होते हैं। इस तरह जमींदार और पेजेंट क्लास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का सारा क्रेडिट प्रेमचंद अंग्रेजों के सर बांध देते हैं। यही रीज़न है कि प्रेमचंद की पहले की कहानियों में सेंट्रल फिगर पेजेंट क्लास नहीं होता, बल्कि भटके हुए जमींदार होते हैं, जिनका कहानी के एंड में सडनली बिना किसी रिवोल्ट के हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सुधर जाते हैं और फिर पेजेंट्स के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। क्यूट। लेकिन गोदान के वक्त तक प्रेमचंद अपने इस गांधीयन आउटलुक और आइडियलिज्म से काफ़ी हद तक बाहर आ गए होते हैं। हुजूर, हम कोनो गांव छोड़कर थोड़े ही भाग जाएंगे। अब पहले भी जो बन पड़ा देते रहे हैं, आगे भी देंगे। अरे तुम्हें अपने अपने घरों की फिक्र है, जमींदार साहब को पूरे देश की फिक्र करनी है। उनकी बाकी कहानियों की तरह ही गोदान भी गांव के किसान और मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन गोदान का सेंट्रल कैरेक्टर कोई रिफॉर्म्ड जमींदार नहीं होता, बल्कि ऑप्रेस्ड कास्ट का होरी होता है, जिसे एक्सप्लॉइट अंग्रेज नहीं बल्कि अपने ही गांव के एफ्लुएंट लोग करते हैं। इसमें राय साहब से क्या पूछें? बुला लो पंचायत, लगा दो 150 रुपए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्राह्मण भोज अलग से, न देख तो हुक्का पानी बंद। पंडित अपना पेट नहीं भूलता, पंचायत चाहे भूखी रहे। जमींदार, साहूकार, पटवारी से लेकर पंचायत और पंडित तक सभी अपने अपने तरीके से उसे आखिरी दम तक लूटते हैं, और सब कुछ समझने के बावजूद भी होरी धर्म के नाम पर चुपचाप एक्सप्लॉइट होता रहता है। लेकिन उसका बेटा चुप नहीं रहता, वो रिवोल्ट करता है। ये सारे रुपए देते हैं तो कौंसल की ममरी लेने के लिए, और कौंसल की ममरी लेते हैं और धन बटोरने के लिए। रात दिन बापू, रात दिन चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है और फिर भी गुजारा नहीं होता। अरे इन्हें क्या है? एक दिन खेत में ओक गोड़ना पड़े ना तो ये सारी देशभक्ति निकल जाएगी। कौन तुमसे मुंह लड़ा है भैया? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। वो लड़ता है लेकिन इस नेक्सस से जीत नहीं पाता और इवेंचुअली हार मानकर गांव छोड़ देता है। ऑफ कोर्स गोदान में भी प्रेमचंद की कई लिमिटेशंस रही हैं, और अनडाउटेडली उनके बाद कई ऐसे राइटर्स आए हैं जिन्होंने ऑप्रेस्ड कास्ट की दिक्कतों को ज़्यादा अच्छे से समझा है। लेकिन इस तरह से हिंदी हार्टलैंड के पेजेंट्स की परेशानियों को दिखाने वाला गोदान पहला नॉवेल है।